प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पुराने जैसे साल जैसा समय नहीं रहेगा। क्या ये बाजार की चिंता वाजिब है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलतफहमी है बाजार में। क्योंकि देखिए 2 इसमें सेगमेंट है, मैं इसी का आंसर दे रहा था आपको। जैसे सीमेंट का या स्टील का जो पेनिट्रेशन है ज़रूर है, बट अब कंट्री एरियाज़ में वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है, यानी कि शहर से बाहर। शहर के अंदर जो है वहाँ पे पेंट के जो डीलर होते हैं वो स्टील वूल या सीमेंट नॉर्मली डील नहीं करते हैं, वो पेंट का स्पेशलिस्ट डीलर्स होते हैं और वो मेनली रीपेंटिंग को कैटर करते हैं। शहर के बाहर जो है पेनिट्रेशन उनके पास जरूर है, बट वो नए बिजनेस के लिए और नए बिजनेस पेंट में नए हाउसेस के लिए होते हैं। वो नया हाउस जो सेगमेंट है वो करीबन 15% 18% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आपका 80-82% जो है वो पुराने पेंटिंग के लिए लगेगा। उसमें जो पेंट डीलर नेटवर्क है उसको पेनिट्रेट करने पड़ेगा। उसमें ऑलरेडी इनकम्बेंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनके काफी सालों से रिलेशनशिप है, काफी प्रोडक्ट का इक्विटी बना हुआ है, ब्रांड इक्विटी बना हुआ है। देयर इज अ कंज्यूमर इक्विटी विच हैज टू बी कंटेंडेड विद। तो इतना आसान काम हो रहा है कि मतलब इन्हों एक्सपैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। मैं कंपैरेटिव लैंडस्केप पे आपसे जानना चाहूंगा, आप भी अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा टफ है ये मार्केट अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए? पेंट मार्केट जो है बड़ा है एंड ये मार्केट जो है लास्ट 2-3 डिकेड से दशक से और आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा सा ग्रोथ रहेगा। और मैंने हमारी एस्टिमेशन से ये डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। एंड क्योंकि ये काफी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है एंड इसमें काफी समय से कोई बड़ा ग्रुप या कोई नया ग्रुप नहीं आया है। तो हमने 3 साल पहले इसमें कदम रखा और अब देख रहे हैं कि और भी लोग पेंट एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि ये बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड इसमें ग्रोथ है, तो मेरे ख्याल से और लोग इसमें आ रहे हैं और आना चाहते हैं। अगर ये बताना चाहें हमें कि किसी बड़ी कंपनी को 10% मार्केट शेयर अगर गेन करना है पेंट इंडस्ट्री में, कितना समय लगता है कैपेसिटीज बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने में, और उसके बाद जाके ये ट्रस्ट बनाने में कि क्लाइंट और कस्टमर्स जो है आपका प्रोडक्ट्स लेना शुरू करें? ये हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो व्यू आ रहा है कि नए प्लेयर्स आके बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेंगे कंटेम्प्रेरी से, ये कितना सच है और कितना रीजनेबल है ये, या वक्त लगता है आपके हिसाब से? तो मेरे ख्याल से मैंने अगर कोई भी नया कंपनी अगर बड़ी दौर से अगर आना चाहते हैं, अगर दूसरी कंपनी को खरीद के नहीं लेकिन खुद बना के आना चाहते हैं, तो बनाने में 3-4 साल तो लगता है, क्योंकि फैक्ट्रीज बनाने पड़ेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, उसको चेक वगैरह करके फिर लॉन्च करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका नेटवर्क सेटअप करके और हर जगह पे, क्योंकि ये मैंने ये मोबाइल जैसा आईटी वाला नहीं है, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स पहुंचनी चाहिए, बहुत वॉल्यूमनस काइंड ऑफ बिजनेस है ये। तो नेटवर्क एंड वो सब करने के लिए और 2-3 साल तो लगते हैं टू सेट अप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैंने लोग ट्राई करेंगे प्रोडक्ट कैसा है एंड देन वापस आके खरीदेंगे। और पेंटिंग अगर देखा जाए तो हर ग्राहक जब घर को रंग बनाते हैं वो 3 से 5 साल में एक बार आके खरीदता है, ऐसे नहीं कि रोज जाके पेंट खरीदते हैं। तो ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ये सब की वजह से मैंने पेंट बिजनेस सेट करने में 3-4 साल लगता है, उसके बाद उसका नेटवर्क एंड देन उसको कंज्यूमर के साथ इक्विटी वगैरह बिल्ड करने के लिए और 3 से 5 साल तो लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तिमाही नतीजों की। जेएसडब्ल्यू स्टील के चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं, जिसमें
कंपनी की आय में बढ़ोतरी हुई है। कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो 38,071 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा 46,895 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन मुनाफे में अगर हम देखें तो कमी दर्ज हुई है और मुनाफे का आंकड़ा 4,357 करोड़ से घटकर 3,343 करोड़ पे पहुंच गया है और कंपनी ने 17 रुपये 35 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। JSW इस्पात का JSW स्टील में मर्जर का भी ऐलान यहां किया गया है। JSW स्टील के क्वार्टर 4 के नतीजे मोर और लेस हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर में 46,000 पे रेवेन्यू आया है जो 71% का जंप है YOY बेसिस पर और अराउंड 21% का जंप है सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में इस क्वार्टर में हम सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज कोकिंग कोल के प्राइसेस नियरली डबल हो चुके थे इस क्वार्टर में और उसी के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन नॉनदलेस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नतीजे आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्सेप्शनल लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है 740 करोड़ रुपीस, लेकिन उसके अलावा नतीजे ऑलमोस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो कंपनी ने सेलेबल स्टील वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में अराउंड 6 मिलियन टन्स के थे जो 47% का ग्रोथ था YOY बेसिस पर और अराउंड 29% का ग्रोथ था सिक्वेंशियल बेसिस पर। डीलेवरेजिंग कंपनी कई क्वार्टर से कर रहा है और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अपनी डेट घटाई है। अराउंड 9,662 करोड़ रुपीस से इस क्वार्टर कंपनी की डेट घटी है। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में अराउंड 3,900 करोड़ का केपेक्स किया और आगे चलते हुए FY23 के लिए भी कंपनी ने 18,240 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है। गाइडेंस दिया है FY23 के लिए। इस ईयर में FY22 में अराउंड 18 मिलियन टन्स का सेलेबल स्टील प्रोड्यूस किया था और आगे चलते हुए कंपनी ने 24 मिलियन टन्स का गाइडेंस दिया है। एडिशनली कंपनी ने 2 कंपनी के मर्जर्स का अनाउंसमेंट किया है, क्राइसेंट स्पेशल स्टील्स लिमिटेड और JSW इस्पात लिमिटेड, और कंपनी का मानना है कि कंपनी को इन दोनों के मर्जर के कारण काफ़ी सिनर्जेटिक गेंस हो सकते हैं और आगे चलते हुए इस मर्जर्स का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एडिशनली कंपनी ने फंड रेजिंग भी अप्रूव किया है, बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है। रुक करेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। अगली मॉनेटरी पॉलिसी को अब 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। सूत्रों के मुताबिक RBI अगली बैठक में महंगाई के अनुमान में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन क्या है पूरी खबर और अनुमान क्या कहते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह आपको समझा रहे हैं। देखिए, हमें जो सूत्रों से पता चला है कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है उसे बढ़ाएगा और उसका रीजन ये है कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है और ये आरबीआई का ये कहना है कि इसके चलते ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 5.7% का जो अभी फोरकास्ट है वो बढ़ के 6% या उससे स्लाइटली ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि FY23 में जो इन्फ्लेशन होगा वो 6.3% के आसपास 6% प्लस होगा, यानी 6.1% या 6 से ज़्यादा ही होगा। FY24 में मतलब अगले फिस्कल में ये जाकर फिर कंट्रोल में आएगा, लेकिन जब तक रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है तब तक बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसको ठीक करने के लिए आरबीआई विभिन्न स्तरों पर ढेर सारी मीटिंग्स चल रही है। कल भी आरबीआई में बैंकर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वो मिल रहे हैं। तो MPC मीटिंग के पहले आरबीआई वार लेवल पे इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के मेजर्स के अलावा आरबीआई जो भी कर सकता है वो करने जा रहा है। और रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को इस साल सिर्फ 30,307 करोड़ डिविडेंड के तौर पर दिए हैं। ये डिविडेंड पिछले 10 साल में सबसे कम है, जबकि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 में सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया गया था। आरबीआई से सरकार को मिलने वाले डिविडेंड में गिरावट क्यों आई है अपनी सालाना रिपोर्ट में और क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, 18 स्वदेश सहयोगी अंकुर मिश्रा समझा रहे हैं।
या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल का सबसे न्यूनतम डिविडेंड ट्रांसफर किया इस साल सरकार को, और ये करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। कंपेरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर देखें तो सरकार को 99,122 करोड़ रुपए मिले थे डिविडेंड के तौर पर आरबीआई से, लेकिन इस बार 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन इस बार की बैलेंस शीट और क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.14 लाख करोड़ जो पैसा है वो कंटिजेंसी फंड में डाला, जो कि पिछले साल सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत हुई थी। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर करीब 280% बढ़ गया इस साल, और इसी वजह से जो नेट इनकम आपको दिखाई देगी इस बार की बैलेंस शीट में वो सिर्फ 30,311 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल करीब 99,000 करोड़ रुपए की। अगर गवर्नमेंट के बजटेड एस्टिमेट की बात करें तो पीएसयू बैंक से और आरबीआई से के डिविडेंड से सरकार को उम्मीद थी कि इस बार 73,948 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ये अब डेफिनेटली कुछ शॉर्टफॉल होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट बातों पर गौर करें तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि जो रिकवरी है वो हेडविंड्स के बावजूद भी जारी है। साथ ही साथ इस साल एक बिग टैक्स के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस किया है कि जब से डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक्स और ये सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आ गई हैं तो यहाँ पे एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो एक फेज मैनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने के मुकाबले मई महीने में जीएसटी रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है, लेकिन क्या है इसके पीछे वजह? हमारी सहयोगी मेघना मित्तल समझा रही है। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ के अराउंड रहेगा। अप्रैल मंथ का, पिछले महीने का अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखें तो रुपीज़ 1.67 लाख करोड़ था। अगर उसकी तुलना करें तो इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन ये याद रखिए कि जो अप्रैल का महीना होता है इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मई मंथ का अप्रैल के कंपैरिजन में थोड़ा रेवेन्यू कम रहता है। लेकिन ये 1.4 लाख करोड़ अगर हम पिछले मई की तुलना में देखें तो पिछले मई लास्ट ईयर में 1.02 लाख करोड़ का कलेक्शन था। उसके कंपैरिजन में जो इस साल का जो रेवेन्यू ट्रेंड हम देख रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी है। पिछले साल का जो मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन था 1.23 लाख करोड़ था, और इस महीने का जो सोर्सेस बता रहे हैं कि 1.4 टू 1.5 लाख करोड़ के लगभग एवरेज रहने की उम्मीद है। ये भी याद रखिए कि जो इस साल काफ़ी एक्सेस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन को बैटल करने के लिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी कट हो गया, चाहे वो एडिबल ऑयल ड्यूटी कट्स हो गए, या फिर इंक्रीज्ड जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, फूड सब्सिडी हो गई, उसको देखते हुए जो ये एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास जीएसटी का, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट एक्सचेकर को। उसकी वजह से जो रिस्क है फिस्कल डेफिसिट एक्सीड करने का वो भी थोड़ा हद तक कम हो जाएगा, यही सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है 1.4 लाख करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि यही ट्रेंड बना रहेगा आगे वाले अगले मंथ्स में भी। तो बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 1.4 लाख करोड़ इस मंथ का जीएसटी कलेक्शन रहेगा। चलिए बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर 1 घंटे के भीतर 53 सड़क हादसे यहाँ पर होते हैं, और हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर देखें तो हर आधे घंटे यहाँ पर जब हम शो कर रहे होते हैं तो इतने में करीब 26 हादसे या 7 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी होती है। सड़क हादसों में मरने वालों की ज़्यादातर जो संख्या है वो 2 पहिया वाहन वालों की है, और क्या है इसके पीछे वजह, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। देश में हर साल लगभग 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहे हैं, और इन सड़क हादसों में न जाने कितनों की जान जा रही है। और सबसे बड़ी वजह अगर इसमें बनती है तो बनती है हेलमेट का ना पहनना, कानूनों का ना पालन करना। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक और क्यों सड़क पे हमारी जान इतनी सस्ती है और क्यों हम उसको लेकर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। इंस्टा और यूट्यूब पर आपने न जाने कितनी ऐसी रील्स देखी होंगी जहां बाइक राइडर रफ्तार से बात करना पसंद करते हैं। लेकिन ये कहानी रील तक सीमित नहीं है, ये रियल लाइफ की कहानियां होती हैं, जिसके चलते कई बार ये रफ्तार कई जिंदगियों को मौत के द्वार पहुंचा देती है।
सड़कों पर आपने बिना हेलमेट बाइक चलाते कई लोग देखे होंगे। एक चलती बाइक में 4-4, 5-5 लोग बैठे आमतौर पर मिल जाएंगे। बाइक की टंकी पर छोटे छोटे बच्चे भी दिख जाएंगे। छोटे बच्चों को तो बिना हेलमेट बाइक पर बैठे देखना एक आम बात है। खासकर मुंबई शहर में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। लेकिन ये कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें बड़े हादसों की वजह भी हैं, जिसके डरावने आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं। साल 2020 में सड़क हादसों के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में हर 100 हादसों में 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साल 2020 में रोड एक्सीडेंट में 1,31,714 लोगों की मौत हुई, जो 2019 में 1,15,113 थी। वहीं हादसों में सबसे ज्यादा मौतें टू व्हीलर चलाने वालों की होती हैं। 2020 में 57,282, 2019 में 56,136 और 2018 में 55,636 टू व्हीलर चलाने वाले लोगों की सड़क हादसे में जान गई। जबकि 2020 में जान गंवाने वाले 57,282 लोगों में से 39,500 लोग बिना हेलमेट के थे। महाराष्ट्र के तो आंकड़े और भी खतरनाक हैं, क्योंकि यहाँ अब तक टू व्हीलर के लिए डबल हेलमेट पहनना जरूरी नहीं था, जिसके चलते साल 2020 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 83% टू व्हीलर चालक बिना हेलमेट के थे। अगर 5,868 लोग हेलमेट पहनते तो शायद इनकी जान भी बच सकती थी। देश भर में हेलमेट न होने के चलते मरने वालों की संख्या में 12% मृतक महाराष्ट्र के हैं। माना जा रहा है कि कोविड काल के दौरान ट्रैफिक रूल्स में कुछ ढिलाई हुई तो लोग बेलगाम हो गए, और जिसके चलते लॉकडाउन हटते ही हादसों का अंबार लग गया है। वहीं हादसों में मरने वाले 39% लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जो पैदल चलने वाले थे। ऐसे में इन आंकड़ों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी करने जा रही है, और यही हेलमेट है जो जिंदगी का सुरक्षा कवच बनकर लोगों की जान बचाएगा। लेकिन उससे पहले मुंबई की ट्रैफिक पुलिस लोगों को ये समझाएगी कि जान है तो जहान है, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ निकुंज शांगी, जो कि चेयरमैन है जेएस ऑटोमोबाइल के और बहुत समय से ऑटो इंडस्ट्री में है, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ सबको बेचते भी हैं, उसकी समझ भी रखते हैं, सरकार से भी कई बार वार्तालाप करते हैं। निकुंज सर, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कहते तो हैं अक्सर कि इंसान को जो सबसे बड़ा डर होता है वो मौत का होता है, लेकिन जब टू व्हीलर चलाने आते हैं, जब कार चलाने आते हैं, तो ये डर खत्म सा क्यों हो जाता है? ये एक्चुअली विडंबना है उत्कर्ष की जान का परवाह करे बिना ना हम खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को हम टू व्हीलर पे लेके चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं। सरकार अपनी तरफ से नियम बना सकती है, नियम एनफोर्समेंट में भी थोड़ी बहुत कोशिश कर सकती है। अब जैसे सरकार ने ये भी नियम बना दिया कि हर टू व्हीलर के साथ एक ISI मार्क का हेलमेट देना आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना उसके आप टू व्हीलर नहीं बेच सकते हैं। पर जिन लोगों को ये हेलमेट मिल जाता है, क्या वो हेलमेट यूज कर रहे हैं? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 80% लोग जिनको हमने टू व्हीलर के साथ हेलमेट दिया है, ISI मार्क का अच्छा क्वालिटी का हेलमेट दिया है, वो भी या तो हैंडल बार पे लटका के चलाएंगे या उसको घर से निकालेंगे ही नहीं। वो शायद जिस डब्बे में हम हेलमेट देते हैं उसी डब्बे में वो हेलमेट रह जाता है और लोग बाग लगाते नहीं हैं। तो अगर पिलियन राइडर के लिए भी मैंडेटरी कर दिया जाए तो जब तक खुद नहीं लगाएंगे पिलियन राइडर का, तो हेलमेट लगाना असंभव है। निकुंज सर, इसमें इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, एक तो रोड सेफ्टी वीक कराती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, अक्सर आपके एड्स भी बनते हैं, लेकिन ये आंकड़ा तो कम ही नहीं होता। क्या इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आपको लगता है कि मैसेजिंग का है? क्योंकि हीरो पिक्चरों में वो था आज से पुराने ज़मानों में जिसके बाल मोटरसाइकिल पर चलाते समय उड़ने चाहिए, वरना वो हीरो नहीं है। और इसी हीरो बनने के चक्कर में लोग आजकल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्पेशली जो हमने अपने पैकेज की शुरुआत में बात करी थी उन वीडियोज़ की, जहाँ पे एक पहिए पे गाड़ी चलाना, 2 पहिए पे गाड़ी चलाना, खड़े हो जाना, ये सब चीज़ें जो अक्सर आपको इंस्टाग्राम पे होती हुई दिखती हैं। तो उत्कर्ष, जो आप चित्र दर्शा रहे हैं वो बॉम्बे के लिए तो सही है,
मैं तो बॉम्बे से आप थोड़ा सा दूर जाइए, थाने में जाइए या उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं, बॉम्बे के नजदीक चले जाएं, जहां पे ये स्टंट करने वाले तो शायद बहुत कम होंगे जो एक पहिए पे गाड़ी चला रहे हैं। आम नागरिक जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी पे जा रहे हैं या अपने बिजनेस पे जा रहे हैं या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रम है कि यार उसका एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी मैं बहुत अच्छी तरह से चलाता हूं, मैं स्लो चलाता हूं, हमेशा अपने साइड में चलाता हूं। पर ज्यादातर एक्सीडेंट आपकी गलती की वजह से नहीं होते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट सामने वाले की गलती की वजह से भी हो सकते हैं। तो आप खुद तो बहुत सोच समझ के चला रहे हैं, अपनी साइड पे चला रहे हैं, ओवर स्पीड भी नहीं कर रहे, पर पीछे से किसी ट्रक ने मार दिया या किसी गाड़ी ने मार दिया या किसी एसयूवी ने मार दिया, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हेलमेट की कुछ हद तक तो समझाइश करनी चाहिए, और या फिर इतना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए बाकी सब लोगों के लिए कि क्यों हेलमेट लगाना आवश्यक है। शायद बल प्रयोग और सख्त होना चाहिए और कुटिल होना चाहिए, ताकि हेलमेट नहीं लगा के गाड़ी चलाने की हम हिम्मत ही नहीं करें। और सिर्फ ये लगाने की बात नहीं है, आप ही मैंने तो बहुत बार देखा है कि हेलमेट लगा तो लिया, पर जो हेलमेट का बेल्ट है वो नहीं लगाया, तो वो हेलमेट बेकार है, क्योंकि एक्सीडेंट होते ही हेलमेट तो उछल के कहीं और गिर जाएगा। तो वो जो 1 सेकंड लगता है हेलमेट का बेल्ट लगाने में, ताकि हेलमेट टाइटली मेरे सिर पे स्नगली फिट हो जाए, वो भी मैं करने को तैयार नहीं हूं। तो इसमें समझाइश और सख्ती दोनों ही करनी पड़ेगी। एक बार समझाइश और सख्ती दोनों हो जाएंगी तो मेरे को लगता है जब आदत पड़ जाएगी लोगों की, तो ऑटोमेटिकली इसका पालन होने लगेगा, और पालन होने लगेगा तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि रोड फेटिलिटीज जो 2 व्हीलर्स में हो रही हैं वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनकी मौत होती है उनकी हेड इंजरी की वजह से होती है, और वो हेड इंजरी नहीं होगी तो शायद चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए, बट उनको स्वस्थ वापस किया जा सकता है। पर अगर हेड इंजरी हो गई तो भगवान ही फिर बचाएगा। मुंबई में अब सर सुनने में आ रहा है कि पिलियन राइडर जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। मैं इंदौर में पला बड़ा हूँ, इंदौर में काफ़ी कुछ साल पहले तक तो जो चलाने वाला है वो भी हेलमेट नहीं लगाता। मुझे लगा समय बदलेगा, लेकिन मैं कुछ साल पहले फिर इंदौर गया था और वहाँ पे तो ये हालात हैं कि चलाने वाला भी नहीं लगा रहा है। तो क्यों ना स्टेट्स को की बजाय एक ब्लैंकेट रूल लगा दिया जाए जहाँ पे हर पिलियन को भी पूरे देश में हेलमेट लगाना चाहिए और चलाने वाले को तो लगाना है ही। देखिए, जितनी जल्दी ये कानून बन जाए और जितनी जल्दी इस कानून की सख्ती से पालना की जाए, मतलब मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस एरिया में बिना हेलमेट के लोग पाए गए, उस बीट कांस्टेबल को, उस आरटीओ को, उस ट्रैफिक पुलिसमैन को भी किसी ना किसी प्रकार से पेनलाइज किया जाए, ताकि वो इंश्योर करे। आप ये देखिए, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो खड़ी रहती हैं, उनके सामने से बिना हेलमेट के लोग बाग चले जाते हैं और उनको रोका टोका नहीं जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ, ये कोविड पीरियड की बात है, जब मास्क लगाना मैंडेटरी हो गया, बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कितनी बार चौराहों पे हमने देखा है कि पुलिस वाले ने आदमी को इसलिए रोका कि उसने मास्क नहीं लगा रखा, बट उसने हेलमेट नहीं लगा रखा, उसके लिए उसको कुछ नहीं कहा, जबकि दोनों ही कानूनी जरूरी थे। तो मास्क के लिए तो टोक दिया, पर हेलमेट के लिए नहीं टोका। तो ये जो जागरूकता लानी जरूरी है कि हेलमेट जरूरी है, आपकी खुद की लाइफ के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो कहते हैं, कुछ समझाइश की जाए और कुछ सख्ती की जाए, तभी इसकी आदत पड़ेगी, और आदत पड़ जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जितनी आज है। सर, बात करते हैं, आपने कहा समझाइश की जाए या सख्ती की जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सख्ती ही यहाँ पे तरीका है, क्योंकि जब मैं बम्बई रहता हूँ
और जब बम्बई में जो कोई भी इंसान बैठता है तो वो सीट बेल्ट लगा कर ही चलता है। लेकिन छोटे शहरों में जब आप जाते हैं और बिल्कुल गांव तहसीलों में जाते हैं तो सीट बेल्ट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि लोग सीट बेल्ट क्योंकि गाड़ी आवाज़ न करे इसलिए वो पीछे लगा के चलते हैं कि आवाज़ बंद हो जाए बस उसकी। तो क्या सख्ती ही तरीका है? कई बार ऐसा लगता है उत्कर्ष की सख्ती ही तरीका है। आपको मैं हीरो और होंडा जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं उसकी डीलरशिप के लिए मैंडेटरी है कि हर डीलरशिप में एक सेफ्टी कॉर्नर हो। सेफ्टी कॉर्नर में गाड़ी डिलीवर करने से पहले 10 मिनट कस्टमर को वहां बैठाया जाए और उसको समझाया जाए कि रोड सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करने जरूरी हैं उनके खुद के लिए और उनके परिवार के लिए। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हेलमेट है। और ये ज्यादातर डीलरशिप्स में बहुत सख्ती से इसका पालन होता है, क्योंकि डीलरशिप को जब चेक किया जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, तो ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जिसपे डीलर को इवैल्यूएट किया जाता है कि पहले तो सेफ्टी कॉर्नर है कि नहीं है, और अगर सेफ्टी कॉर्नर है तो उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो समझाइश का पार्ट हो गया। बट अगर उस सेफ्टी कॉर्नर से निकलने के बाद जब उसको हेलमेट दिया जा रहा है, वो भी उसने पीछे अपने कैरियर पे लगा लिया और पहना ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो फिर सख्ती ही करनी पड़ेगी ना। चलिए रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव आज और कल 2 दिन चलेगा। इस महोत्सव में ड्रोन बनाने वाली 70 कंपनियों ने अपने मेक इन इंडिया ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई है। इस महोत्सव में ड्रोन टैक्सी का भी प्रदर्शन किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि वो इस प्रदर्शनी से काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें भरोसा है कि भारत 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को सुनिश्चित किया है। ड्रोन के इस्तेमाल से डिफेंस सेक्टर और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। ड्रोन महोत्सव से पीएम मोदी की ड्रोन उड़ाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। करोड़ों मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुंचाने वाली रेलवे लोगों की जिंदगी में कितना मायने रखती है, ये आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए, रतलाम स्टेशन की है, जहां हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस तय वक्त से पहले पहुंची तो यात्रियों ने गरबा करके इसे सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिण भारत की है। पीएम मोदी ने मदुरई टेनी सेक्शन के बीच गैस कन्वर्जन का उद्घाटन किया है और इसकी खुशी में लोगों ने स्टेशन पर फ्लैश डांस किया। तो आपने रेलवे से जुड़े 2 रंग यहाँ पर देखें और अब हम आपको लिए चलते हैं चेन्नई, जहाँ के एगमोर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट करके इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने चेन्नई दौरे में इसकी आधारशिला रखी। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने एगमोर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर ये खास रिपोर्ट भेजी है।
एग्मोर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं हम, जिसको साउथ का गेटवे भी कहा जाता है। लेकिन ये खूबसूरत स्टेशन, इसको अब रीडेवलपमेंट के लिए लिया गया है, चुना गया है और आने वाले 3 साल में ये पूरे स्टेशन की रीडेवलपमेंट होगी। यानी कि 3 सालों बाद यहाँ पर यात्री सुविधाओं में ज़बरदस्त इजाफा होगा और साथ ही इस पूरे स्टेशन को लगभग एयरपोर्ट की तर्ज पे रीडेवलप किया जाएगा। 3 सालों का लक्ष्य है, जिसके लिए टेंडर लगभग अगले 10 जून तारीख तक फ्लोट किए जाएंगे और जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तकरीबन 840 करोड़ रुपए का है। ये चेन्नई में या दक्षिण में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसको रीडेवलपमेंट के लिए लिया जाना है। और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इस वक्त आप देखें तो जो रेलवे लाइन आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर लोकल ट्रेन जिसको EMU ट्रेन हम कह सकते हैं और साथ ही जो लंबी दूरी की ट्रेन है वो दोनों ही ट्रेनें यहाँ पर आकर के रुकती हैं। तो जो यात्री संख्या का दबाव है वो तकरीबन 1.5 लाख यात्री रोजाना यहाँ पर आते हैं, इस स्टेशन का उपयोग करते हैं और वो संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ज़रूरत आन पड़ी कि पूरे स्टेशन को रीडेवलप किया जाए, उसमें यात्री सुविधाओं में इजाफा किया जाए। अब यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो अमूमन जो रेलवे स्टेशन आप देखते हैं जिसमें इस तरीके के खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, यात्री के लिए बहुत कम शेड की सुविधा होती है। जिस यात्री का ट्रेन पे नहीं भी चढ़ना है वो भी प्लेटफॉर्म पे इंतजार हो रहा है। ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी क्योंकि रीडेवलपमेंट की बड़ी खासियत आपको बता दें कि इस तरीके का वेटिंग लाउंज बनाया जाएगा, यहाँ पे कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जहाँ पर यात्री अगर ट्रेन में उनको नहीं चढ़ना है वो वहाँ पर आराम से इंतजार कर सकते हैं। एक शानदार वेटिंग लाउंज बनाया जाएगा, सोलर पैनल पूरे प्लेटफॉर्म पे लगाए जाएंगे, इसके साथ ही पूरा प्लेटफॉर्म को ढका जाएगा, यानी कि आरामदायक यहाँ पर आप अपनी ट्रेन के लिए इंतजार कर सकते हैं। वेटिंग एरिया बहुत बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा चूंकि कमर्शियल एक्टिविटी भी हो पाएगी तो एक शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। इसके साथ जो यात्री यहाँ पर अराइवल जो यहाँ पर ट्रेन से उतरने के बाद बाहर निकल रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस मुहैया कराने के लिए कुछ वैसा ही शॉपिंग सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे प्लेटफॉर्म में और भी तमाम खूबियां हैं, लिफ्ट, एस्केलेटर, जो बोर्ड साइनेजेस हैं, LED लाइटिंग है, CCTV कैमराज हैं, आप वो वाईफाई है, इस तरीके की तमाम सुविधाएं जो आधुनिक मानी जाती हैं, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं यात्रियों के पूरे यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, वो सब कुछ यहाँ शामिल होंगी। लक्ष्य यही है कि शुरुआत हो गई है और आने वाले 3 सालों में इस पूरे एग्मोर रेलवे स्टेशन को, जिसको दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, इसकी कायापलट की जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए, उसको शानदार स्टेशन बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। NCB ने ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में 6 महीने बाद NCB ने चार्जशीट दाखिल की। 6000 पन्नों की चार्जशीट में 20 में से 14 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के लिए अलग अलग धाराओं में इस केस को दर्ज किया गया है, लेकिन आर्यन खान समेत बाकी के 6 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि NCB ने आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को दोषी माना है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी दे रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में NCB ने आज चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट दायर करते ही ये साफ हो गया है कि आर्यन खान के खिलाफ NCB को कोई सबूत नहीं मिल पाए और इसी के चलते आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट दी गई है। वहीं साथ ही साथ NCB ने अपनी ही इन्वेस्टिगेशन पर, जो मुंबई यूनिट की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। एक रेपुटेशन की बात हो गई थी, इसके लिए SIT बनानी पड़ी। SIT ने जांच करके आज चार्जशीट सबमिट की है और जाहिर तौर पर 20 आरोपी थे इसमें, जिसमें से एक आरोपी आर्यन खान भी थे, लेकिन 20 आरोपी में से 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और 6। और अब देश की एक उभरती हुई फार्मा कंपनी JB फार्मा की कामयाबी की कहानी के बाद JB फार्मा भारत की बड़ी और तेज़ी से बढ़ने वाली फार्मा कंपनी में से एक है, जो हेल्थ केयर सेक्टर के जरिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में साफ तौर से मदद करती हुई दिखाई दे रही है। JB फार्मा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से न केवल अपने ग्राहकों का विश्वास अर्जित कर रही है, बल्कि उसने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो आइए JB फार्मा के सफ़र पर नज़र डालते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए JB केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पिछले 45 साल से पूरे देश में जानी जाती है। इसी विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए और आज के आधुनिक दौर में अपने आप को तेजी से बढ़ाने के लिए JB कंपनी ने अपने आप में एक बदलाव लाया है।
इस बदलाव से कंपनी को पूरा विश्वास है कि वो भारत के लोगों के साथ साथ विदेशों में भी अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने खुद को रीब्रांड करके अपने आप को सफलता की नई मुकाम पर लाके खड़ा किया है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जेबी फार्मास्यूटिकल एज अ कंपनी, हम लिस्टेड है जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एंड रिसेंटली जो हमने एक्रोनिम इवॉल्व किया है दैट इज JBCPL। तो देयर वर डिफरेंट आइडेंटिटीज, हम डिफरेंट आइडेंटिटीज से नोन थे। हमने सोचा कि अब हाउ डू वी हैव द राइट आइडेंटिटी इन प्लेस, तब जाके हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। हमने हमारे पार्टनर्स, डॉक्टर कम्युनिटी, हमारे खुद के एम्प्लॉयज से भी पूछा कि क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो जो निकल के आया है हमारी नई आइडेंटिटी, JB गुड पीपल फॉर गुड हेल्थ। नाउ हम क्या कहना चाहते हैं गुड पीपल फॉर गुड हेल्थ? वी हैव ऑल द गुड इंटेंशंस, वी फॉलो ऑल द राइट प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ द मेडिसिन्स जो हम बनाते हैं हमारे फैक्ट्रीज में, राइट कंप्लायंसेस कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को कैटर करें। इक्वली हमारा आगे एजेंडा जो है, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में हम एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ लॉजेंजेस, जो मोर इन द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस है। तो एट सम गिवन टाइम इंडिया में भी आप देखेंगे वी विल कम इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। सो इस मौके पे हमने सोचा कि हम क्यों नहीं एक नया हमारा ब्रांडिंग लॉन्च करें, तो एटलीस्ट कंज्यूमर को पता चले, डॉक्टर को पता चले, हमारे पेशेंट को पता चले कि ये हमारी नई आइडेंटिटी है। अपनी नई पहचान के साथ कंपनी को पूरा भरोसा है कि वो अच्छे लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।